वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। माई सेल्फ जनार्दन। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट सॉल्यूशंस, जो कि आपकी +2 केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज़ आल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ करेक्ट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। जो ये आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है ये KF है आपका, ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलैलिटी क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पर सोलवेंट तो वाटर ही दे रखा है, ठीक है, और इसमें कुछ प्रेजेंट भी नहीं है, तो आप इसमें सिंपल क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो 1000 ग्राम आपको वाटर लेना पड़ेगा और इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए किससे? 18 से, ठीक है, क्योंकि 18 क्या है? मॉलिक्यूलर मास है वाटर का। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 55.5, ठीक है। तो जो मोलैलिटी है, ठीक है, वाटर की, प्योर वाटर की, वो कितनी है? 55.5, या आप ऐसे भी कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, 1 लीटर में वो कितने हैं? 55.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 2.5 मोलल का मतलब 2.5 मोल दे रखे हैं इसके सॉल्यूट के, ठीक है, और किस में? वाटर में, ठीक है, वाटर है इसमें। अगर आपको मोलैलिटी दे रखी है तो वाटर कितना ग्राम है आपका? 1000 ग्राम। तो आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दोनों के मोल चाहिए आपको, सॉल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। सोलवेंट क्या है यहाँ पर? वाटर है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, वो कितने आए थे आपके? 55.5, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला है? X2 = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N2 + N1, ठीक है। तो N2 कितना है आपका? 2.5 डिवाइडेड बाई, और N2 2.5 और कितना है? N1 कितना है? 55.5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.043। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका पहला ही है, डेल्टा TB = KB × M। डेल्टा TF बराबर KF × M, ये किसका एक्सप्रेशन है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। जो थर्ड है आपका पाई बराबर CRT, ये एक्सप्रेशन है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट that can be dissolved in a given amount of liquid solvent does not depend upon, किस पर डिपेंड नहीं करेगी? सॉलिड सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो ये प्रेशर पे डिपेंड करेगी, ठीक है, प्रेशर पे डिपेंड करती है किसकी? सॉलिबिलिटी, गैस की, ठीक है। दूसरा फैक्टर जैसे टेम्परेचर दे रखा है, तो कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनमें जो सॉलिबिलिटी वो डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ, कुछ में इंक्रीज़ होती है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जैसे अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें, ठीक है, वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, जल्दी अपना आयंस में टूट जाते हैं। उस तरह से नेचर ऑफ सोलवेंट, आपने सोलवेंट कैसा ले रखा है, ठीक है, पोलर ले रखा है या नॉन पोलर। अगर आप पोलर सब्सटेंस लेते हो और पोलर सॉल्वेंट में ही उसको अगर डिज़ोल्व करते हो तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज़ ड्यू टू। जो लोग रहते हैं ऊंचाई पर, ये देखा गया है कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो प्रेशर है ना बहुत कम है, और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अगर प्रेशर कम होगा तो गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो वहाँ के लोगों में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कैसा है? बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये है आपका केल्विन, किलोग्राम और पर मोल। जो ऑप्शन नंबर 1 है इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोलैरिटी ऑफ 90-100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब जो वाटर, आपने ध्यान रखना है कि वाटर का जो वॉल्यूम होता है और जो मास होता है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मोलैरिटी निकालनी है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो वाटर के। कैसे निकलेंगे, कितनी अमाउंट दे रखी, 900 ग्राम अपॉन 18, ये कितना आ गया आपका 50 मोल्स आ गए, किसके, वाटर के, ठीक है। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी तो किस में होगी, 1 लीटर में होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 900 ग्राम दे रखा है वाटर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया मास और वॉल्यूम दोनों का बराबर होता है, तो 900 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, 900 ml, ठीक है। तो आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लें, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 50, प्रेजेंट इन 1 लीटर, वॉल्यूम कितना दे रखा आपको 900 ml, ठीक है। और इनटू क्या करना पड़ेगा आपको 1000 ml। ये मैंने सिंपल डेफिनेशन लगाई है मोलैरिटी की, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 500/9, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 55.5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कैसी प्रॉपर्टी है आपकी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है CRT, और C को हम लिख सकते हैं N/V, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो पाई देखो N पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपकी, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी आपकी ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसमें से जो कौन सी प्रॉपर्टी है वो जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपकी मोलैलिटी, ठीक है, क्योंकि मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लेते हैं ना सब सोलवेंट का क्या लेते हैं, मास, और मास पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 मोलैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोलवेंट कंटेनिंग ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। एक सब्सटेंस है, एक सॉल्वेंट है, उसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है, तो इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कोई सब्सटेंस तभी बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर कितने के बराबर हो जाए, 760 mm ऑफ Hg। अब अगर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो सीधी सी बात है हमें सब्सटेंस को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, उसका वेपर प्रेशर 760 के बराबर करने के लिए। तो क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ध्यान रखना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा ही इंक्रीज़ होता है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, घटता है, जब हम उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर कॉल्ड, ये एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन कि एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर जो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम एजियोट्रोप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे, ध्यान रखना उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो FeCl3 ये किस में टूटेगा, देखो Fe3 पॉजिटिव और +3Cl नेगेटिव, ठीक है। या फिर आप ये ध्यान रखो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो FeCl3 में कितने आयंस प्रोड्यूस हुए, 3 और 1 4, ठीक है। यूरिया
यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। NaCl में कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, NaCl किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, तो इसमें कितने आयंस प्रोड्यूस हुए, 2, ठीक है। ग्लूकोज ये भी डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस किस में डिसोसिएट हो रहे हैं, FeCl3 में, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने क्या करना है, सिंपल उसको डिसोसिएट करके देखना भाई उसमें कितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सिंपल सा मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सब आपने डिटेल में पढ़ रखा है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन 3 लीटर आपको सॉल्यूशन दे रखा है और उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, 3 मोलर है, तो आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं NaCl के। तो सीधी सी बात है, अगर सॉल्यूशन 3 मोलर है तो इसका मतलब 3 मोल डिज़ोल्व है कितने में, 1 लीटर में, ठीक है। तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन कब होगा, 3 मोलर सॉल्यूशन कब होगा, जब 3 मोल डिज़ोल्व हैं कितने में, 1 लीटर में, ठीक है। तो 1 लीटर में 3 मोल हैं, तो टोटल आपको सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 3 लीटर। तो 1 लीटर में 3 मोल हैं, तो 3 लीटर में कितने होंगे, 3 तिया 9 मोल, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 9 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, ठीक है। मैंने कहा था ये चेक कर लो कि किस में कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, जिसमें जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही कम होगा। तो यूरिया ये डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। CH3COOH इसमें 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। NaCl में भी 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। लेकिन जो ये CaCl2 है इसमें 3 आयन प्रोड्यूस होंगे, Ca2 पॉजिटिव और प्लस 2Cl नेगेटिव, तो टोटल 3 मोल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आयन उतना ज़्यादा डिक्रीज़ होगा यहाँ पर क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है। 4% सॉल्यूशन दे रखा है सुक्रोज का, ठीक है, और ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, विद 3% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक सब्सटेंस है X, ठीक है, वो 3% सॉल्यूशन है, ठीक है। सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है आपका 342। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होंगे जिनकी कंसंट्रेशन सेम होती है। कंसंट्रेशन का मतलब C1 = C2 कर दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन सेम होती है या फिर जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने और दोनों को इक्वल रख देना है। तो यहाँ पर C1 क्या आपका सुक्रोज, ठीक है। 4% का मतलब 4 ग्राम दे रखा है 100 आपके ml में, ठीक है। तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कितना अमाउंट है आपका, 4 ग्राम है, 4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 342, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, आपके सुक्रोज के। दूसरा सब्सटेंस है आपका कौन सा, X, जिसका हमको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो कितनी अमाउंट दे रखी है उसकी, 3%। 3% का मतलब कितना ग्राम, 3 ग्राम 100 में, ठीक है। तो 3 अपॉन इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे, कितनी अमाउंट दे रखी है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, X की, ठीक है। और अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 256.5, ठीक है, इजी आंसर। उसके बाद आता है आपका एक लिक्विड
जो कि इक्विलिब्रियम में है अपने वेपर्स के, ठीक है, अपने वेपर्स के किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल इन द टू फेज, जो दोनों फेज में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्या होगा उनका, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इक्वल होंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी या टोटल एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है। तो जो इसमें आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही फेज में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, एक एजियोट्रोपिक इसको ठीक कर लेना। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है जिसमें आपके दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, हैव बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम, ठीक है। जो एजियोट्रोप का जो मिक्सचर आया है, मान लो आपके पास दो लिक्विड थे ए और बी, ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, तो एक सॉल्यूशन आ गया आपका ए बी। अब ये कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है ना, एज ए सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लोअर, इसका लो है बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से, ठीक है। लो है का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब जो नए फोर्सेस आए हैं ना, वो कैसे आए हैं, स्ट्रॉन्ग आए हैं, कैसे आए हैं, स्ट्रॉन्ग आए हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका इट शोज़ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो जल्दी क्या हो जाएंगे, आपके बॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन, ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर, ठीक है, मिथेनॉल का फार्मूला आपका CH3OH, ठीक है, इन वाटर, वाटर में आपने मिक्स कर रखा है, हैज़ वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर कैसा होगा, मोर देन डैट ऑफ वाटर, वाटर से वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि वाटर में कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण जो वेपर प्रेशर आता है वो कैसा आता है, ज़्यादा आता है, ठीक है। टेंडेंसी वेपर में कन्वर्ट होने की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ करेक्ट। ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन परमिट द फ्लो ऑफ, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो परमिट करती है केवल कौन से पार्टिकल्स को, सोलवेंट पार्टिकल को, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं करती, क्योंकि उनका जो पोर साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ये उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इट इज़ आइसोटोनिक विद 10% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, ठीक है। जो ग्लूकोज है, पहले मैं बता दूं, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है आपका 180। तो मैंने क्या कहा था, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एसोटोनिक वाला, तो दोनों के क्या कर दो, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दो, बराबर रख दो। तो 5% सॉल्यूशन है आपका, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे ग्लूकोज के, 5 ग्राम आपकी अमाउंट होगी ग्लूकोज की, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 180 इजिकल टू, दूसरा जो सब्सटेंस एक्स दे रखा है 10%, 10% का अंदर 10 ग्राम 100 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 10 अपॉन क्या कर दो एक्स, व्हाट इज़ एक्स, एक्स इज मॉलिक्यूलर मास, जो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये सिंपल सीधा ही हो जाएगा, देखो 1800 अपॉन 5, ठीक है, इसको सॉल्व करो, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, तो ये कितना आ गया आपका 360। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका एक्सप्रेशन क्या है आपका, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसमें है कौन सा, KB, ठीक है, किसके बराबर आएगा, डेल्टा TB
जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और अपॉन एम, एम क्या आपका मोलैलिटी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाज डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वाज फाउंड टू बी लोअर फ्रॉम 100 mm to 99 mm, ठीक है, ऑफ Hg, द मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ये है आपका डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो उसमें आपका जो फार्मूला लगता है, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस P अपॉन P0, ये किसके बराबर होती है, x2। x2 क्या होता है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P0, ठीक है, ये प्योर वाटर का दे रखा है वेपर प्रेशर, जो कि कितना है 100, ठीक है, माइनस P, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया तो 100 से कितना हो गया 99, तो 100 माइनस 99 अपॉन P0 क्या है आपका, उसी तरह से P0 आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, कितना है आपका 100, इजिकल टू x2 आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, 10 ग्राम आपको दे रखा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स N2 अपॉन N1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है। तो N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, 10 ग्राम दे रखा है, 10 अपॉन मॉलिकुलर मास आपने उसका क्या करना है, निकालना है। तो ये मान रहा हूँ मैं M, ठीक है, अपॉन N1 क्या आपका, ठीक है, सोलवेंट, सोलवेंट कौन सा आपका, वाटर, और कितना ग्राम दे रखा है 100 ग्राम, तो इसके भी मोल्स निकाल लो, वाटर के भी कितने आ जाएंगे 100 अपॉन 80। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये सब आपको पता है। ठीक है, केवल आपको m की वैल्यू नहीं पता है, तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मॉलिकुलर मास आ जाएगा आपका सॉल्यूट का, और वो आएगा आपका 180। ठीक है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, उसका आप एक्सप्रेशन देखना कि उससे आप मॉलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपको वहाँ पर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। ग्लूकोज ये डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, 0.01 मोलर K2SO4, तो 2 तो K प्लस प्रोड्यूस होंगे इसमें, ठीक है, और एक क्या होगा आपका SO4 2 नेगेटिव, तो टोटल आयन कितने प्रोड्यूस हुए इसमें 3। ओके, KNO3 ये भी किस में टूटेगा, K पॉजिटिव और प्लस NO3 नेगेटिव, तो इसमें भी कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे आपके, कितना आयन प्रोड्यूस होंगे 2, और यूरिया ये डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 0.01 मोलर ऑफ K2SO4। If the molarity of a dilute solution is doubled, the molar depression constant will be, ठीक है, अगर ये क्या कह रहे हैं, मोलैरिटी डबल कर दी जाए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डबल कर दिए जाएं आपके सब्सटेंस के, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सॉल्यूट के चाहे आप नंबर ऑफ मोल्स डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा आपका अनचेंज्ड रहेगा। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विल डिपेंड अपॉन, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अभी बताया आपको किसकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, तो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ करेक्ट। कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन मॉलिकुलर मास डिटर्मिनेशन,
ठीक है, कैम्फर का यूज़ किया जाता है जब आप किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ज़्यादा होने का ये मतलब है कि जो आप कैलकुलेशन करोगे वो मोर एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ करेक्ट आंसर। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, द वेंट हॉफ फैक्टर, इसको करेक्ट लेना, वेंट हॉफ फैक्टर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास इज वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में इसके जो नंबर ऑफ मोल्स थे 1 थे। ठीक है, 1 मोल आपने ले लिया। ठीक है, और ये किस में डिसोसिएट होगा आपका 2Na पॉजिटिव और प्लस SO4 2 नेगेटिव। मान लीजिए अल्फ़ा टूट गया तो Na2SO4 कितना बच गया 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये कितना प्रोड्यूस होगा 2 अल्फ़ा और ये कितना प्रोड्यूस होगा अल्फ़ा। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए 1 माइनस अल्फ़ा, ये आपके रिएक्टेंट के हो गए, और प्लस 2 अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये कितने अल्फ़ा हो गए 3 अल्फ़ा। इसको अगर सॉल्व करोगे ये आएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो वेंट हॉफ फैक्टर डिपेंड करता है जो डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ आयंस आए हैं आपके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये कितने आए हैं आपके 1 प्लस 2 अल्फ़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ml ऑफ NaCl सॉरी HCl, 5 ml 1 नॉर्मल HCl। ठीक है, 5 ml 1 नॉर्मल HCl। ठीक है, इसको मिक्स किया गया है 20 ml ऑफ N/2 H2SO4। ठीक है, और 30 ml ऑफ N/3 HNO3, इनको मिक्स कर दिया है। अब जो नया वॉल्यूम है, नए वॉल्यूम को कितना कर दिया गया 1 लीटर कर दिया गया। तो जो नया सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें जो आपका फॉर्मूला है सीधा लग जाएगा, ये NFVF, ये मैं लिख रहा हूँ फाइनल नॉर्मेलिटी और फाइनल वॉल्यूम। ये इजिकल टू क्या होगा, जितने भी सॉल्यूशन आपने मिलाए हैं N1V1 प्लस N2V2 और प्लस N3V3, हमने 3 सॉल्यूशन मिलाए हैं तो मैंने सीधा फार्मूला लगा दिया। ठीक है, NF आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है आपका 1 लीटर। 1 लीटर को हम कर सकते हैं 1000 ml कर दें इंटू 1000 कर देते हैं। ठीक है, इजिकल टू N1V1, N1 कितना है 5 ml इंटू N1 आपका 1 नॉर्मल था स्टार्टिंग में। ठीक है, और 5 लीटर आपका वॉल्यूम था HCl का, तो 5 इंटू 1 ले लिया, प्लस उसके बाद 20 ml ऑफ N/2, तो N/2 इंटू कितना हो गया 20 और प्लस N3V3 30 ml और N/3, तो ये हो जाएगा N/3 इंटू 30। ठीक है, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो NF की। सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल। ठीक है, तो जो इसमें आंसर आएगा वो आएगा आपका N/40। ठीक है, बस ये आपने फार्मूला याद रखना है कि अगर हमारे पास 2 या 3 सॉल्यूशंस हैं जिनकी हमको नॉर्मेलिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम उनको मिक्स कर दें तो नई नॉर्मेलिटी क्या बनेगी, तो ये फार्मूला इसमें लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक विद ईच अदर। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आपको बताया था कौन से होते हैं, जिनमें कंसंट्रेशन क्या होती है बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो 0.15 मोलर फ्रक्टोज ये डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें इसकी जो मोलैरिटी रहेगी वो कितनी रहेगी 0.15 ही रहेगी। ठीक है, 0.05 ऑफ MgCl2 ये किस में डिसोसिएट होगा, देखो ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है। Mg2 पॉजिटिव और प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जब ये 0.05 मोल डिसोसिएट होगा तो ये भी 0.05 मोल ही बनेगा, और ये कितने बनेंगे 2 इंटू 0.05 मोल। ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये आएगा 0.15 मोलर। ठीक है,
और 0.1 MgSO4 उसी तरह से ये किस में टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव और प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो 0.1 मोल था तो ये कितना बनेगा आपका Mg2 पॉजिटिव, ये भी 0.1 बनेगा और ये भी कितना बनेगा 0.1। तो टोटल बनेगा आपका 0.2 मोलर। ठीक है, 0.15 मोलर यूरिया, ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो पहला सॉल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन या मोलैरिटी कितनी थी 0.15 मोलर, और जो दूसरा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी निकाली थी हमने 0.15 मोलर। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए जो पहला सॉल्यूशन और जो दूसरा और हाँ ये चौथा फोर्थ भी, ये भी डिसोसिएट नहीं होगा, तो 0.15 ही रहेगी इसकी कंसंट्रेशन। तो ये जो तीन सॉल्यूशन है तीनों क्या हैं आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए सॉल्यूट, मतलब आपका जो सॉल्यूट है वो कितना आयोनाइज हुआ, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर पोलर में डिज़ोल्व हो रहा है तो ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी। ठीक है, पोलर अगर नॉन पोलर में डाल रहे हो तो आयोनाइजेशन कम होगी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन ज़्यादा, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन कम। टेम्परेचर पे भी बिल्कुल डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है इट इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल C2H5OH इन वाटर सॉल्यूशन विच विल फ्रीज एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखिए आपको इथेनॉल दे रखा है वाटर में। ठीक है, तो जब हमने मिलाया तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया वाटर का। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है डेल्टा TF की 10 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। तो आपको फार्मूला पता है, डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू M, ये आपको निकालना है। M मोलैलिटी निकालनी है। डेल्टा TF आपको दे रखा है कितना, -10 डिग्री सेल्सियस, और जो KF मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, वो जो दे रखा आपको वाटर का वो होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम और पर मोल। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, KF की वैल्यू आपको दे रखी है, डेल्टा T भी आपको दिया हुआ है, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, M की। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5.3 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कॉरस्पॉन्ड्स टू वेंट हॉफ फैक्टर है ये, इक्वल टू 2। ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस में। ठीक है, आप ये देखो किस में नंबर ऑफ आयंस 2 प्रोड्यूस होंगे तो उसके लिए वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, यहाँ पर 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे, ये आपको पहले बता दिया था। यहाँ भी 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे, Na पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव होगा और SO4 2 नेगेटिव होगा। ठीक है, ये डिसोसिएट नहीं होगा, और MgSO4 में Mg2 पॉजिटिव और प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो नंबर ऑफ आयंस कितना प्रोड्यूस हुए इसमें 2, तो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू भी कितनी होगी इसमें, 2 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सॉल्यूशंस हैं आपके पास जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपो किसको कहा जाएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। हाइपर किसका कहा जाएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। और आइसोटोनिक किसका कहा जाएगा, जिनका वेपर प्रेशर जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है आपका, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस हैविंग सेम, इसमें ये 2 ऑप्शन आ सकते हैं, हैविंग सेम कंसंट्रेशन और हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है, ये कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्फ़ा इजकल टू I-1, आई आपका वेंट हॉफ फैक्टर अपॉन n-1, ठीक है, n है आपके कितने आयंस प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसका वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे आपका एल्युमिनियम सल्फेट है, इसमें 2 तो Al प्रोड्यूस होंगे और 3 क्या प्रोड्यूस होंगे, SO4 2 नेगेटिव, तो 3 + 2 टोटल 5 आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो इसमें वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.8 ग्राम ऑफ नॉन आयनिक सॉल्यूट, ये सॉल्यूट की अमाउंट दे रखी है, ठीक है, ये सॉल्वेंट की दे रखी है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर वाज फाउंड टू फ्रीज एट, ठीक है, -0.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 होता, तो 0 से कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -0.93, तो ये वैल्यू दे रखी है किसकी, डेल्टा टी एफ की, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो आपने मोलर मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपने देख रखा होगा, ठीक है। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या आपका देखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ अपॉन एम बी इंटू डब्लू बी अपॉन डब्लू ए इंटू 1000, ठीक है। ये फार्मूला अपना याद रखना है, ठीक है। ये तो MCQs क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये बड़े क्वेश्चंस में भी 2 या 3 नंबर का आ जाता है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 0.93, के एफ की वैल्यू भी दे रखी कितनी, 1.86, बी ये है आपका सॉल्यूट, और ए जो मैंने डेनोट कर रखा है वो है सोलवेंट, ठीक है। तो MB ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद डब्लू बी है आपका मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितनी अमाउंट दे रखी है, 6.8, तो MB की वैल्यू भी पता लग गई। WA मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, कितनी दे रखी है, देखो 6.8 ग्राम ऑफ नॉन आयनिक सॉल्यूट इन 100 ग्राम, ये देखो 100 ग्राम दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, WA की 100 और इनटू क्या करना है आपने, 1000। सारी वैल्यूज़ पता है आपको, केवल एक वैल्यू नहीं पता, MB जो आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको यहाँ ले आओ, MB को, डेल्टा TF को यहाँ ले आओ, ठीक है, तो सीधी कैलकुलेशन हो जाती। केवल एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने, कौन सी, वो है MB। और अगर आप इस सारी वैल्यूज़ इसमें रखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हैज़ 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस हैं, A और B, ठीक है, 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, और कोई भी ऑस्मोसिस उसमें नहीं हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड कंसंट्रेशन कैसी है, बिल्कुल सेम है। अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तभी ऑस्मोसिस होगा, नहीं तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक का मतलब दोनों साइड कंसंट्रेशन कैसी है, बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, ठीक है, इज़ गिवन बाय, कौन सा लॉ बताता है आपको, हेनरी लॉ, ठीक है। डेफिनेशन भी है, इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, यू कैन चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, हैविंग मोलर मास दे रखा है आपका, ठीक है, 220 ग्राम, उसको डिज़ोल्व किया गया कितने में, 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन। इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है आपको, ठीक है, 5.12, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन
विल बी लोअर्ड बाय, ठीक है, कितना लोअर होगा। तो यहाँ पर आपने वैल्यू निकालनी किसकी, डेल्टा टी एफ की, ठीक है। उसी तरह से के एफ अपॉन एम बी इंटू डब्लू बी अपॉन डब्लू ए इंटू 1000, ठीक है। ये रिलेशन आपका बार बार आएगा, ठीक है। तो के एफ की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, कितनी दे रखी है के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है, ये दे रखी 5.12, ठीक है। एम बी क्या आपका मास ऑफ सॉल्यूट, कितना दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये देखो ये कितना दे रखा है आपका 250, ठीक है। डब्ल्यू बी अमाउंट कितनी दे रखी है सॉल्यूट की, कितनी दे रखी है 1, ठीक है। डब्ल्यू ए, ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट कितनी दे रखी है 51.2, बेंजीन की अमाउंट दे रखी है और इनटू 1000, ठीक है। सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, आप इसमें वैल्यूज़ पुट करो, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी इट विल बी योर आंसर। ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला है CH3COCH3 इन इथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है। तो ये देखो ये जो इथेनॉल है इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और जब हम इसमें एसीटोन मिला देते हैं ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और इंट्रैक्शन कम हो जाते हैं, जिससे वेपर प्रेशर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। किससे ज़्यादा बनते हैं, जो रॉयल्स लॉ बताता है उससे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा इट विल बी शोज़ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ, ठीक है। ये आंसर आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग है गैस हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कैसी है, सबसे कम है। उससे नेक्स्ट आता है आपका द मोलैरिटी ऑफ 2% NaOH सॉल्यूशन इज़ 2%, ठीक है। 2% का मतलब है आपका जो 2 ग्राम है NaOH वो प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, मोलैरिटी का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इन ए गिवन वॉल्यूम V, अगर V आपका ml में है तो 1000 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए आप, 2 ग्राम आपको अमाउंट दे रखी है, 40 क्या है मोलर मास है NaOH का, इंटू 100 होगा, ठीक है, वॉल्यूम जो आपका ml में दे रखा है, और इंटू क्या करना है आपने 1000, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 1/2 आएगा आंसर, 1/2 मोलर, या फिर आप कह सकते हो 0.5 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट सैंपल, ठीक है, उसमें 0.2 ग्राम क्या है, फ्लोरीन है। तो आपने ये अमाउंट निकालनी है ppm में, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल ही आपका, ठीक है। कितनी अमाउंट दे रखी है 0.2 अपॉन अमाउंट कितनी है 500, और पार्ट्स पर मिलियन में हम क्या करते हैं 10⁶ से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, पार्ट्स पर मिलियन में क्या करते हैं 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 400 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम वेंट हॉफ फैक्टर, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है, जो कि K3FeCN6, इसका जो वेंट हॉफ फैक्टर है, मतलब इनमें से किसका वेंट हॉफ फैक्टर इसके जैसा है, K3FeCN6। तो आप यहाँ पर ये देखिए इसमें कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, अगर आयंस नंबर ऑफ आयन सेम है तो वेंट हॉफ फैक्टर भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये टूटता है देखो 3K पॉजिटिव और प्लस
FeCN की 6 और 3 नेगेटिव है। कहने का मतलब इसमें टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, 4। तो आप इनमें से देखिए किसमें नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Al2SO4 की थ्राइस, ठीक है, इसमें कितने आयन प्रोड्यूस होंगे आपके, 2 Al के हो गए और 3 SO4 के, तो टोटल कितने हो गए आपके, 5। इसमें कितने हो गए आपके, एक और एक 2, ठीक है। इससे नेक्स्ट में कितने हो गए आपका, Na2SO4 में दो तो Na प्रोड्यूस होंगे और एक आपका ठीक है, इसमें होंगे आपके 3, ठीक है। और एल्युमिनियम नाइट्रेट, ये फार्मूला गलत है, Al आएगा, Al2 नहीं आएगा, सॉरी, AlNO3 की ट्वाइस। तो इसमें देखिए एक Al3 पॉजिटिव निकलेगा और 3 NO3 2 नेगेटिव निकलेंगे। तो इसमें भी कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, टोटल 4। तो K3FeCN6 में भी 4 आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे, इसमें भी 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का वेंट हॉफ फैक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे, हमने नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो हम सबसे पहले एक मोलैरिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम मोलैरिटी निकाल लेंगे, फिर मोलैरिटी से हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू, अगर डेंसिटी दे रखी हो, ठीक है, 10 इंटू डेंसिटी इंटू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, उसको एक्स मान रहा हूँ, ठीक है, अपॉन आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो आप पहले मोलैरिटी से भी निकाल सकते हो अगर डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए आपका 10 इंटू, ठीक है, डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1.8, अमाउंट कितनी दे रखी है, 98%, ठीक है। तो 98 ग्राम ले रखा आपको, और मॉलिक्यूलर मास भी कितना आपका, 98, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 18 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब 18 मोलर सॉल्यूशन है, इससे हमने निकालनी है हम सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। तो इसके लिए एक रिलेशन फिर और आ जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा आपका, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी गुना मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी मोलैरिटी निकाली थी, कितनी निकाली थी, 18 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है, 98, और जो इक्विवेलेंट मास है H2SO4 का वो है 49, ठीक है। क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है तो 98 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 49 आ जाता है, जो कि उसका इक्विवेलेंट मास होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 36 नॉर्मल, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है H2SO4 जिसकी कंसनट्रेशन 98% दे रखी थी, ठीक है, उसकी नॉर्मेलिटी हमने कितनी निकाल ली है, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें 0.7 ग्राम ऑफ यूरिया है आपका, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 है, और जो दूसरा है उसमें 1.5 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ए इन 100 ग्राम, ठीक है, जो कि 100 ग्राम में क्या कर रखा है, डिसोल्व कर रखा है। फ्रीजेज एट द सेम टेम्परेचर, फ्रीजेज एट द सेम टेम्परेचर का मतलब डेल्टा TF की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए का आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला है। तो अभी हमने जो पीछे जो क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है ना, उसमें हमने डेल्टा TF की वैल्यू निकालनी है। तो आपने डेल्टा TF दोनों सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो एक के लिए डेल्टा TF1 हो जाएगी और दूसरे के लिए हो जाएगी डेल्टा TF2, और दोनों को आपने क्या करना, बराबर रखना, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो करवा देंगे, ठीक है। अगर आप इस मेथड से करोगे तो क्वेश्चन ज़रूर हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 120। व्हेन NaCl सोडियम क्लोराइड जब हम ऐड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में तो क्या होगा आपका, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर सड़कों पे क्या करते हैं, बर्फ़ को बिखेर देते हैं। क्यों बिखेर देते हैं, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, कम हो जाए, और बर्फ़ पर सड़कों पर क्या ना हो, बर्फ़ ना जमे ज़्यादा,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन नहीं दिखाता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, इन दोनों में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का तो हाइड्रोजन, और जो बेंजीन है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो क्या कर लेते हैं, आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो एस्केपिंग कैपेसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन नहीं दिखाएंगे, ये कैसे डेविएशन दिखाएंगे, आपका नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।